हमारे साथ खास बातचीत के लिए मौजूद है पीएफआरडीए के चेयरमैन सुप्रीतम बंदोपाध्याय। सबसे पहले हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। शुरुआत में आपसे यही समझना चाहूंगा कि जिस तरह से बजट में एक ऐलान किया गया है राज्य सरकार के कर्मचारियों को लेकर, जहां पर जो उनका एनपीएस में कंट्रीब्यूशन है वो 10 से बढ़ा के 14% तक कर दिया गया, तो इसको आप सर किस तरह से देखते हैं? ये कितना बूस्टर होगा और क्या अब ये प्राइवेट सेक्टर के लिए भी इस तरह का करना चाहिए जिससे ओवरऑल एनपीएस को और बढ़ावा मिल सके? हाँ अनुराग जी, ये बहुत ही एक इम्पोर्टेंट जो है चेंज है। और हम लोग इनफैक्ट गवर्नमेंट के साथ टेकअप भी किए थे, क्योंकि 2019 अप्रैल से जब सेंट्रल गवर्नमेंट ने डिसाइड किया कि एम्प्लॉयर का कंट्रीब्यूशन 14% होगा 10% की जगह, तब ये टैक्स बेनिफिट जो है एक्स्ट्रा 4% का जो कंट्रीब्यूशन, उसके ऊपर जो टैक्स बेनिफिट है, ये सिर्फ सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉई तक सीमित रखा गया था। तो उसके बाद एक एक करके बहुत सारे स्टेट गवर्नमेंट, यूनियन टेरिटरीज भी 14% अपने एम्प्लॉयज़ के लिए देना चालू किया। लेकिन जब तक ये टैक्स लॉज में ये चेंज नहीं हुआ तब तक उनको ये एक्स्ट्रा बेनिफिट नहीं मिलता था। इन द सेंस कि आप अगर एक सीधा आपको बता रहा हूँ, अगर कोई स्टेट ने 14% दिया और एक्सेस 4% अगर एम्प्लॉय मान लीजिए 20% टैक्स ब्रैकेट में है, तो 0.8% वो 4% का ऐसे ही निकाल गया, तो मतलब उनको बेनिफिट मिला 3.2% का। तो पूरा 4% का बेनिफिट नहीं मिलता था। और अभी अगर हमारा आंकड़ा देखें तो करीब करीब 13 स्टेट गवर्नमेंट और 3 यूनियन टेरिटरीज, इन लोग ऑलरेडी 14% देना चालू कर दिया। तो ये एक बहुत ही इम्पोर्टेंट कदम है, क्योंकि जहाँ तक ओल्ड एज सिक्योरिटी के बारे में हम लोग बात करते हैं या उनके सोशल सिक्योरिटी के बारे में हम लोग बात करते हैं, ये 4% काफ़ी जो है ज़्यादा उनको हेल्प करेंगे हमारे सर हिसाब तो से। जब माने ये प्राइवेट से, आपका मानना है प्राइवेट सेक्टर के लिए भी होना चाहिए, प्राइवेट सेक्टर के एम्प्लॉयज को भी इसका फायदा मिलना चाहिए जिससे ज्यादा से ज्यादा लोग और एनपीएस के साथ जुड़ सके? हाँ, इन द लॉन्ग रन सिर्फ प्राइवेट सेक्टर ही नहीं, इवन देखिए सेंट्रल पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस बहुत सारे, 50 से ज़्यादा सेंट्रल पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस हमारे साथ जोड़ चुके हैं। उनके सुपर एन्युएशन फंड हमारे पास ट्रांसफ़र किए हैं। इवन पब्लिक सेक्टर बैंक्स, इंश्योरेंस कंपनीज, सेंट्रल पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस जिन्होंने एनपीएस को अभी लिया है, सबके लिए हो जाना चाहिए। क्योंकि ये देखिए 14% अपने आप तो मिलने वाला नहीं है, अगर एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूट करेंगे वो 4% एक्स्ट्रा, तभी जो है एम्प्लॉय को ये बेनिफिट मिलेगा। और जहाँ तक एनपीएस का सवाल है, ये मार्केट लिंक स्कीम है, तो ये 4% जो है एक्स्ट्रा कंट्रीब्यूशन, ये लॉन्ग टर्म में हमारे हिसाब से एक अच्छा कॉर्पस बनाने में काफ़ी मदद करेगा। तो अक्रॉस द बोर्ड सबके लिए होना चाहिए। हम लोग गवर्नमेंट के साथ भी इसको टेक अप करेंगे। लेकिन ये जो है स्टेट गवर्नमेंट को दिया गया, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट स्टेप है और हम चाहते हैं कि ये स्टेप को और भी आगे बढ़ाया जाए। सर आपने कहा कि इसको टेकअप किया जाएगा, तो क्या इनिशियल स्टेज पे कुछ कामकाज हुआ है जहां पर आप चाहते हैं कि अक्रॉस द बोर्ड प्राइवेट को भी 14% तक का फायदा मिले? हाँ, एक्चुअली हम लोग ने कुछ कैलकुलेशंस भी रखे थे डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू के पास। हम लोग फिर से उसको दोहराएंगे और वो डिटेल कैलकुलेशंस हम लोग देंगे। मतलब क्या है कि जब भी हम कुछ एग्जेम्पशन की बात करते हैं, साइड बाय साइड हम लोग वो भी देखते हैं, अगर ये एग्जेम्पशन दिया जाए तो गवर्नमेंट के टैक्स रेवेन्यू में कितना लॉस है। लेकिन जो हम लोग ओवरऑल देखे हैं, इसमें बहुत ज़्यादा लॉस नहीं है। एंड एट द सेम टाइम अगर पेंशन में वो पैसा आएगा, पेंशन फंड है लॉन्ग टर्म फंड, ज़्यादा पैसा आएगा तो ये अपने इकोनॉमी को भी हेल्प करेगा। जैसे ये सारे पैसा अल्टीमेटली हमारे कैपिटल मार्केट में इन्वेस्ट होते हैं, तो इसको जैसे म्यूचुअल फंड भी अभी देखिए कैपिटल मार्केट को कितना सपोर्ट करते हैं। तो सिमिलरली पेंशन फंड्स भी अगर बढ़ेंगे और भी ज़्यादा बढ़ेंगे तो हम लोग भी लॉन्ग टर्म के लिए कैपिटल मार्केट को सपोर्ट कर पाएंगे, चाहे वो इक्विटी मार्केट हो, चाहे वो बॉन्ड मार्केट हो, इवन चाहे गवर्नमेंट बोरोइंग प्रोग्राम हो। क्योंकि एक
अच्छा खासा हिस्सा इसका जो है गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ में भी इन्वेस्ट होता है। सो टेक्निकली इसका जो है एक दूसरा ये है एडवांटेज है कि ये कैपिटल मार्केट को भी ग्रोथ में सपोर्ट करेगा। सर एक और जो अभी पिछले दिनों चर्चा चल रही थी कि सरकारी एम्प्लॉयज के लिए जो अभी कैप है 50% तक इक्विटी में निवेश करने पर एनपीएस के जरिए, तो वहां पर आप 75% करने तक कहां तक बात पहुंची, और आपको लगता है क्या इससे रिस्क थोड़ी बढ़ जाएगी और कर्मचारी इसको अपनाएंगे या नहीं? हाँ, अभी तक तो 50% किया गया है, लेकिन इसमें भी हम जो देखते हैं कि एक हो सकता है कि उन लोग का इतना आइडिया नहीं है। बहुत कम लोग जो है, बहुत ही कम लोग, लास्ट जो हम लोग ने देखा सितंबर तक करीब 3 से 3,500 जो है सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉई इसको मतलब 50% तक अपना इक्विटी में इन्वेस्ट करने का डिसीजन ले चुके हैं, क्योंकि ये इंडिविजुअल डिसीजन है। ये तो गवर्नमेंट किसी एम्प्लॉय के लिए ले नहीं सकती है, तो इंडिविजुअल को ही ये डिसीजन लेना पड़ेगा। और करीब जैसे मैंने वो बोला 3-3,500 एम्प्लॉय ले चुके हैं। तो इसमें 2 चीज़ करना चाहिए, एक तो है उनका अवेयरनेस और बढ़ाना, और दूसरा है कि 50 को हम लोग जैसे प्राइवेट सेक्टर में दिए हैं 75%, हम लोग कर सकते हैं विथ ऑफ कोर्स गवर्नमेंट अप्रूवल। तो गवर्नमेंट के साथ बात करेंगे, लेकिन अगर उनको अवेयरनेस लेवल अगर नहीं बढ़ेगा तो ये करने से भी बहुत ज़्यादा फायदा अनुराग जी नहीं होगा, क्योंकि लोग उसको देखते रहेंगे लेकिन करेंगे नहीं। क्योंकि इन जनरल एक फीलिंग है इक्विटी बहुत ही रिस्की है। मैं इसमें वो नहीं करना चाहता हूँ कि इक्विटी रिस्की नहीं है डेफिनेटली, लेकिन जिनके पास अभी 20-25 साल की लंबा ये है दौर है अभी, तो उनके लिए मेरे हिसाब से लॉन्ग टर्म में अगर इक्विटी में इन्वेस्ट करेंगे, सारे जगह ये प्रूव हो चुका है लॉन्ग टर्म में इक्विटी सबसे बेहतर रिटर्न देता है। अभी तो क्या स्थिति है इक्विटी में, अगर हम इस फाइनेंशियल ईयर की बात करें तो कितना तक रिटर्न दिया है एनपीएस के जरिए? हम लोग एक्चुअली लॉन्ग टर्म रिटर्न के बारे में बात करते हैं, क्योंकि है ही प्लान लॉन्ग टर्म। जिस साल बहुत अच्छा हुआ, अगर मैं बोलूँगा कि 45% रिटर्न आया, लोग को बहुत अच्छा ये लगेगा कि हाँ 45% तक रिटर्न मिल सकता है। लेकिन ये क्या है ना, फ्लैश इन द पैन जैसे हम लोग बोलते हैं कि एक साल इक्विटी मार्केट बहुत अच्छा हो, ग्रोथ हुआ तो एक रिटर्न आ गया। तो इसीलिए हम लोग लास्ट 12-13 साल का रिटर्न के बारे में बात करते हैं। जैसे 2009 में हमारा प्योर जो इक्विटी फंड ई टायर 1 जिसको बोलते हैं चालू हुआ, तो उसमें अभी तक जो रिटर्न है 13 साल का रिटर्न के बारे में मैं बात कर रहा हूँ, क्योंकि अभी फरवरी आ गया और 3 महीना में मई भी आ जाएगा। मई 2009 से चालू हुआ था ये फंड। करीब करीब 13.5% का जो है सीएजीआर कंपाउंडेड एनुअल ग्रोथ रेट इक्विटी ने दिया है, जबकि कॉर्पोरेट बॉन्ड दिया है 9.7%। तो जैसे मैंने अनुराग जी थोड़ा देर पहले बोला कि एक लॉन्ग टर्म सिनेरियो आप सोचेंगे तो ऑलवेज इक्विटी इज बिटिंग फिक्स्ड इनकम मार्केट, कॉर्पोरेट बॉन्ड हो चाहे सेंट्रल गवर्नमेंट सिक्योरिटी हो। तो इसीलिए 13.5% का रिटर्न जो है इक्विटी में आया, जबकि इसमें कॉर्पोरेट बॉन्ड में सिर्फ 9.7% आया, और गवर्नमेंट सिक्योरिटी में उससे भी कम आया, 9.14 9.15 तक आया 13। तो स्टैंड अलोन बेसिस में बहुत खराब रिटर्न नहीं है, लेकिन कंपेयर करेंगे तो दोनों में करीब करीब 4% से भी ज्यादा फर्क है, और 4% ओवर ए लॉन्ग टर्म पीरियड 20-25 साल में काफी फर्क ला सकता है। सर एक और चीज मैं आपसे समझना चाहता था, ये आपने कहा कि जब हमारी बात हुई थी कि न्यू एज कंपनियां हैं उनको उनके आईपीओ में इन्वेस्ट करने के लिए मंजूरी दी थी म्यूचुअल फंड्स वगैरह को, आपके फंड्स को, तो वहां पर हमने देखा है कि जो भी न्यू एज कंपनियां हैं जिनके अभी आईपीओ आए हैं, काफी ज्यादा निराशा हुई है। तो कहीं ना कहीं जो सब्सक्राइबर्स है उनके लिए भी रिस्क बढ़ गई है, या फिर आप लोगों ने कुछ चेक एंड बैलेंस बढ़ा दिया है? हम लोग ने जब आईपीओ में अलाउ किया था, ऐसा नहीं कि सिर्फ न्यू एज कंपनी के लिए ही वो खोला था। हम लोग उसको खोला था कि आईपीओ में गवर्नमेंट सेक्टर का पैसा निवेश नहीं हो रहा था पहले, तो हम लोग ने सोचा कि उसको गवर्नमेंट सेक्टर के लिए भी अलाउ करें। तो इसीलिए हम लोग ने आईपीओ में अलाउ किया था विथ सम रेस्ट्रिक्शन कि
ताकि आईपीओ के बाद जो उसका मार्केट कैपिटलाइजेशन कम से कम जो निफ्टी का टॉप 200 कंपनी है उस कंपनी का जो मार्केट कैपिटलाइजेशन उसके आसपास होना चाहिए। तो आज के हिसाब में करीब आप मान लीजिए टॉप 200 कंपनी जो है उसका लास्ट जो कंपनी है उसका मार्केट कैपिटलाइजेशन 20,000 करोड़ के आसपास होगा। तो ये कहने का एक ही मतलब था कि आप जो है थोड़ा जो बड़ा कंपनी है जिसका अच्छा ट्रैक रिकॉर्ड है उसमें आप डालिए। दूसरा है इंडिविजुअली किस कंपनी में वो करेंगे, न्यू एज कंपनी में करेंगे, फिनटेक्स में करेंगे या वो दूसरे कंपनीज में करेंगे जिसका एक अच्छा प्रॉफिट का ट्रैक रिकॉर्ड है, ये पेंशन फंड के अपने कॉल है। क्योंकि सारे लोगों के पास अपने इक्विटी एनालिस्ट होते हैं, इन लोग अपने स्टडी करते हैं और उसके बाद अगर सोचते हैं कि हाँ इस कंपनी में डालना ठीक रहेगा हमारे लिए, तो उस हिसाब से उन लोग डालते हैं। तो हमारे पास जो इंफॉर्मेशन है उस हिसाब से जैसे ज़ोमैटो वगैरह कंपनी में अभी तक कोई नहीं डाले हैं अपने पैसा, क्योंकि उनका वो था कि शायद जो वैल्यूएशन या पेटीएम में अभी तक जो हमारे पास आंकड़ा है उस हिसाब से कोई अभी तक पैसा डाले नहीं है। अच्छा सर, मतलब क्योंकि जो फंड हाउसेज है उन्होंने भी अपनी रिस्क एनालिसिस के हिसाब से पैसे पूंजी नहीं गिनी। एब्सोल्युटली, क्योंकि अब देखिए अल्टीमेटली आपने सब्सक्राइबर के हित के बारे में सोचना है लॉन्ग टर्म में। तो उस हिसाब से अगर आप रियली सोचते हैं कि हाँ इधर डालने से एक अच्छा खासा ग्रोथ हो सकता है तभी आप डालिए, और उसके लिए आप अपने हिसाब से जहाँ आप एनालिसिस करना चाहते हैं जिस हिसाब से करना चाहते हैं आप करिए। और फ्रॉम रेगुलेटरी बॉडी हम जो करते हैं हम सिर्फ इनेबल कर देते हैं, लेकिन हम कभी नहीं किसी कंपनी को कहते हैं कि भाई आपको ए कंपनी या बी कंपनी में डालना है। ऐसा कभी हम लोग गाइड नहीं करते हैं या ऊपर से नहीं कहते हैं। सर मेरा सेकंड लास्ट सवाल होगा, अब किस तरह के और नए इनोवेशन हम जो है एनपीएस में देख सकते हैं पीएफआरडीए की तरफ से? अभी लेटेस्ट एक इनोवेशन जो हम लोग एक्चुअली वर्क इन प्रोसेस है, हम लोग तो अलाउ कर दिया लेकिन एक्चुअली हमारे सिस्टम में इसको डेवलप करना है, थोड़ा टाइम उसमें लगेगा। अभी जैसे हम लोग साल में 2 बार आपके फंड इन्वेस्टमेंट पैटर्न चेंज करने का परमिशन देते थे, अभी उसको हम लोग ने 4 बार कर दिया। तो एक साल में, क्योंकि मार्केट भी वोलाटाइल है, अगर लोग सोचते हैं और जिन लोग अच्छा मार्केट का समझ है जिन लोगों को, अगर वो सोचते हैं कि हाँ 4 बार करने से मेरा जो है आई कैन प्रोटेक्ट माई वैल्यू, तो उन लोग करें, उसमें कोई हमारा ये नहीं है और ये फ्री ऑफ कॉस्ट है। तो 4 बार जो है हम लोग किए हैं और ये कुछ दिनों के अंदर जैसे आप देखेंगे कि ये एक्टिवाइज हो गया हमारे सिस्टम में और लोग कर पाएंगे। और जहाँ तक एज का सवाल है, हम आपको पहले ही बताए थे कि 65 के ऊपर भी हम लोग अलाउ किए हैं, वो भी अच्छा खासा चल रहा है, करीब 3 साढ़े 3 महीना हुआ। एंड हमको बहुत खुशी हो रही है अनुराग जी आपको बताते हुए कि करीब करीब 2000 लोग ऐसे हैं जो 66 टू 70 के एज ग्रुप में ज्वाइन किया। कल भी हमारे एक एक्स कोलीग से हमको फ़ोन मिला कि भाई हम भी ज्वाइन करना चाहते हैं, तो मैं देखा था न्यूज़पेपर में कि आप लोग अलाउ कर दिया, तो मैंने बोला हाँ हाँ आप ज्वाइन कर सकते हैं और 75 तक आप कंट्रीब्यूट भी कर सकते हैं। सर ये जो आपने इन्वेस्टमेंट ऑप्शन जो चेंज किए हैं जहां पर आप 4 बार विकल्प देंगे, तो इसमें अपर लिमिट मैक्सिमम लिमिट चेंज करने का भी विकल्प होगा या वहां पर कुछ रेस्ट्रिक्शंस होंगे? नहीं, जैसे आप 75% तक इक्विटी में कर सकते हैं, तो जब आप चेंज करेंगे, अगर आप इक्विटी में बढ़ाना चाहेंगे तो आप 75% के ऊपर नहीं जा सकते हैं। इंडिविजुअल एसेट क्लास का कुछ कैप है जैसे इक्विटी का ही है, और जहाँ तक फिक्स्ड इनकम में आपका कॉर्पोरेट बॉन्ड हो या गवर्नमेंट सिक्योरिटी हो, उसमें कोई कैप नहीं है। आप अगर चाहें तो आपके 100% पैसा आप दोनों में से कोई एक एसेट क्लास में डाल सकते हैं या उसको आप बांट के दोनों एसेट क्लास में भी दे सकते हैं, उसमें कोई वो नहीं है। कैप है सिर्फ इक्विटी का 75%। तो जब भी आप चेंज करेंगे आपको देखना पड़ेगा कि आपका इक्विटी का जो प्रोपोर्शन है वो 75% के ऊपर ना जाए। हमसे बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया सर। थैंक यू अनुराग जी।